नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए YouTube वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज बताने का प्रयास करूंगा एक देश के बारे में जिसका नाम है क्यूबा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका के जो वर्तमान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किस तरह से बंदी बनाकर अमेरिका ले जाया गया, ठीक उसी प्रकार की स्थिति वर्तमान में बन गई है क्यूबा के लिए। क्यूबा के जो प्रेसिडेंट है मैगुएल डियाज कैनल, उनको अमेरिका के जो रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर्स हैं, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा कहा है कि जिस तरह की स्थिति वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ आपने करी, ठीक उसी प्रकार का रवैया क्यूबा के राष्ट्रपति के साथ कीजिए। और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे भी दिए हैं। आगामी मुझे लगता है कि फरवरी एंडिंग तक अमेरिका क्यूबा को चारों तरफ से घेर कर क्यूबा के प्रेसिडेंट के साथ भी वैसा ही रवैया अपनाएगा जैसा वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ। जी हाँ दोस्तों, क्यूबा के बारे में मैं बात करूं तो क्यूबा अमेरिका का एक प्रांत है, फ्लोरिडा उसके जस्ट दक्षिण में स्थित एक छोटा सा देश है, लेकिन अपनी समाजवादी नीतियों के कारण उस एकदम पूर्ण रूप से साक्षर और एकदम डेवलपमेंट कंट्री के रूप में इसको गिना जा सकता है। क्यूबा, जिसकी भौगोलिक स्थिति अटलांटिक महासागर के जैसे ही नीचे जो क्यूबा की खाड़ी या जिसको वर्तमान में अमेरिका की खाड़ी कहते हैं, वहाँ कैरिबियाई क्षेत्र जो वेस्ट इंडीज वाला पार्ट आता है, उसके आसपास उसके पश्चिम में स्थित एक छोटा सा देश है क्यूबा, जिसकी राजधानी की बात करें तो हवाना है। आपने कभी जब जनरल नॉलेज में पढ़ाया जाता है, क्योंकि क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन क्यूबा में होता है। आपने इतिहास में एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से कोलंबस जो पुर्तगाली था, स्पेनिश था, वो भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन वो क्यूबा जो वेस्ट इंडीज वाले पार्ट है, उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट है, वहां जाके वो पहुंचे थे। और इसलिए जो क्यूबा में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वो स्पेनिश जनसंख्या है। और कभी क्यूबा पर स्पेनिशों के अधिकार था, लेकिन धीरे धीरे बाद में अमेरिका ने क्यूबा पर अपना संरक्षण ये देना शुरू कर दिया और क्यूबा को अपने अंडर में रखा। लेकिन जब 1959 में क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने फिडेल कास्त्रो का एक भाई था जिसका नाम था राउल कास्त्रो, और ये दोनों सख्त विरोध में थे अमेरिका के। तो फिडेल कास्त्रो जो थे क्यूबा के प्रेसिडेंट, वो उस समय जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ, तो वो रसिया से जाकर मिल गए और उन्होंने डील, रक्षा संबंधी या सैन्य संबंधी जो भी डील थी, समझौता, वो यूएसएसआर के साथ किया। और क्यूबा ने पूरा यूएसएसआर वाला सिस्टम था वो अपनाया। समाजवादी साम्यवादी जो नीतियां थी उनको अपनाकर सभी जो वहाँ के क्यूबा में जो भी लोग रहते थे उनमें सभी में समानता लाने का प्रयास किया। और जब समाजवाद और पूंजीवाद की बात करते हैं तो अमेरिका ने हमेशा पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है। और अमेरिका को ऐसा लगता था कि क्यूबा अगर अमेरिका के विरोध में आ जाए तो अमेरिका के लिए कुछ अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि क्यूबा ने जो पूरी नीतियां अपनाई रखी थी वो यूएसएसआर, सोवियत संघ की अपना रखी थी। और सोवियत संघ समाजवादी था और अमेरिका पूंजीवादी था। तो पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में हमेशा शीत युद्ध चलता रहा था, 1945 से लगाकर 1991 तक। ये बात उस समय 1959 में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उनको पसंद नहीं आई। और जॉन एफ कैनेडी ने हम क्यूबा को चारों तरफ से घेर कर फिर वहां पर हमले करने की कोशिश की। लेकिन क्यूबा के प्रेसिडेंट फिडेल कास्त्रो ने, जिनकी मतलब अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, उनको बहुत बार उन्होंने जो रसिया के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ संधि करके रसिया के जो परमाणु हथियार थे उनको अमेरिका के नीचे जस्ट मिसाइल के माध्यम से तैयार कर दिए लड़ाई करने के लिए। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनको भी क्यूबा के आगे झुकना पड़ा था, क्योंकि क्यूबा क्यूबा
आपने हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा क्यूबा संकट क्या है। क्यूबा संकट या क्यूबा मिसाइल संकट वही है जब रशिया के साथ सहयोग करके या रशिया ने अपने जो परमाणु हथियार और मिसाइल थी वो क्यूबा को दिया और क्यूबा ने अमेरिका के विरोध में वो जस्ट अमेरिका के नाक के नीचे ही रख दिए परमाणु मिसाइल। इसके साथ ही अमेरिका भी झुक गया था। अमेरिका ने क्यूबा पर जो हमले थे वो करने बंद कर दिए थे क्योंकि क्यूबा के साथ खड़ा हो गया था रशिया। जो उस समय यूएसएसआर था वो क्यूबा के साथ खड़ा हो गया था और अमेरिका को झुकना पड़ा था। उस समय से लगाकर क्यूबा जो अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट बने वो क्यूबा के सख्त विरोध में ही रहे थे। जैसे 2011 की बात करें तो उसमें बराक ओबामा एक प्रेसिडेंट थे। इसके बाद जैसे ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2017 में प्रेसिडेंट बने तो डोनाल्ड ट्रंप का तो सख्त रवैया वही था क्यूबा से जो अमेरिका की क्यूबा ने कभी बेइज्जती की थी उसका या उससे बदला लेने का। इसके बाद 2020 में जैसे चुनाव आते हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडन बन जाते हैं तो बाइडन का थोड़ा रवैया कम वाला था और इसके बाद जैसे ही अभी 2025 में अमेरिका के प्रेसिडेंट वापस डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप इस बार पूरे फिराक में हैं क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो वेस्टर्न वाला पार्ट है या अपन देशांतर के पश्चिमी देशांतर का जितना भी पार्ट है वो सभी अमेरिका के अंडर में रहेगा। इसलिए अमेरिका ने जिस तरह से अपनी विस्तारवादी नीति को या महत्वाकांक्षी नीति को बढ़ावा देने का प्रयास किया है ठीक उसी प्रकार वो आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस बार अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने वेनेजुएला पर पूरी तरह से कब्जा करके वेनेजुएला पर अपना एकाधिकार कर दिया। ठीक अभी वर्तमान में सूचना या वर्तमान में समाचार पत्रों की न्यूज़ के आधार पर अमेरिका ने क्यूबा को चारों ओर से घेर लिया है और जो क्यूबा में जो ऑयल सप्लाई होती है वेनेजुएला से, उन वेनेजुएला से ऑयल सप्लाई को रोक दिया पूरी की पूरी और आगामी कुछ ही दिनों में ऐसा संभव है कि जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ किया ठीक उसी प्रकार की कार्रवाई अमेरिका क्यूबा के साथ कर सकता है। जैसे ग्रीनलैंड की बात करें तो अमेरिका का थोड़ा रुख नरम गया क्योंकि यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से एक हो गए थे। ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने भी चेतावनी दी थी जो अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाली मीटिंग हुई थी दावोस स्विट्जरलैंड में। वहां पर विश्व के बड़े बड़े नेता पहुंचे जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पहुंचे थे। वहाँ यूरोपियन देशों के प्रेसिडेंट जैसे राष्ट्रपति फ्रांस के एमेनुएल मैक्रो, जर्मनी के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंचे थे। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोनिका जिनका भाषण बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जो ताकतवर देश रहेंगे वो छोटे-छोटे जितने भी देश रहेंगे उनको खाने का प्रयास करेंगे, बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने का प्रयास करेगा। और तो ये उनका ये भाषण था बहुत चर्चा में रहा था और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी उस बैठक में भाग लिया था। तो जैसे यूरोपियन यूनियन पूरा एक हो गया और फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक भी कर दिया था कि अगर नाटो को लड़ना पड़े अमेरिका खिलाफ तो अमेरिका को निकाल के जितने भी 27-28 देश बचते हैं नाटो में वो पूरे अमेरिका के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए भी तैयार हो जाएंगे। वैसे मेरे अकॉर्डिंग देखे तो अमेरिका के सामने लड़ाई करने की इतनी शक्ति अभी नाटो या जितने भी यूरोपियन यूनियन है वो सब मिलकर भी नहीं कर सकते। लेकिन जो अमेरिका का यूरोपियन यूनियन के साथ सबसे ज्यादा व्यापार होता है लगभग ऐसा कहते हैं कि लगभग 2 ट्रिलियन सालाना व्यापार अमेरिका का किसके साथ होता है यूरोपियन यूनियन के साथ। तो यूरोपियन यूनियन ने ये भी धमका दिया था कि अगर अमेरिका ने इस प्रकार का रवैया अर्थात अमेरिका ने ग्रीनलैंड को कब्जाने का प्रयास किया तो यूरोपियन यूनियन अमेरिका के साथ जितने भी ट्रेड डील समझौते हुए हैं वो पूरे खत्म कर देंगे और अमेरिका को इस बात से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था क्योंकि यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंपनियां अमेरिका में काम करती थी या अमेरिका के अंदर या अमेरिका की जितनी भी कंपनियां थी वो ईयू वाले देश में काम करती थी
तो उनको पूरा आर्थिक मतलब नुकसान होने की संभावना बनी रहती थी। इसी कुछ ही बात को देखते हुए अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा प्रयास सैन्य कार्रवाई के माध्यम से ग्रीनलैंड को लेने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो ग्रीनलैंड की जो राजधानी है जिसका नाम है नूक, तो ग्रीनलैंड के लोगों को अमेरिका भड़का कर उन लोगों को वैसे उन लोगों को कुछ, क्योंकि उनके अकाउंट में कुछ अमेरिकी डॉलर या 1-1, 2-2 लाख कुछ मैंने सुना है चर्चा में, न्यूज़पेपर में, ऐसा कुछ कार्रवाई करके अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करेगा। क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में जो बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है, जो जिसके प्रेसिडेंट खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट रहेंगे, मतलब पीस ऑफ बोर्ड बनाए हैं, जिसके अध्यक्ष अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे, और इसका औपचारिक रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा भी कर दी है। और जब उन्होंने जो अभी स्विट्जरलैंड में दावोस जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा था, उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट ने यह साफ कर दिया है कि मैंने दुनिया में अब तक 8 युद्ध रुकवाए हैं, और ऐसा कर नहीं पाया यूएन, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें जिसकी स्थापना 24 अप्रैल 1945 को हुई थी। जैसे ही सेकंड विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो सेकंड विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यूएन की स्थापना हुई थी, और यूएन की उस समय स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था कि भविष्य में कोई भी तीसरा विश्व युद्ध कभी नहीं होवे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का ये कहना है कि अभी वर्तमान के दौर में 8 युद्ध चले, 8 युद्ध को रुकवाने का काम मैंने किया, जबकि यूएन ने नहीं किया। जो काम यूएन को करना चाहिए था वो काम मैंने किया, इसलिए यूएन की प्रासंगिकता खत्म हो गई, ऐसा कहने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा साफ तौर से संकेत भी दे दिए। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि यूएन के तर्ज पर अमेरिका अपने दम पर बनाएगा बोर्ड ऑफ पीस। और इस हिसाब से मुझे लगता है कि यूएन लगभग खत्म हो गया, क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने यूएन से पूरी तरह से, यहाँ जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, लगभग 70 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अमेरिका बाहर निकल गया है। तो अमेरिका ने साफ तौर कर दिया कि अमेरिका सबसे पहले अमेरिका के बारे में, अमेरिकन लोगों के बारे में सोचेगा। दुनिया में क्या होगा क्या नहीं होगा वो अमेरिका को जरा भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे दुनिया में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा बढ़े या नहीं बढ़े। लेकिन अमेरिका ने जो एक अपना नारा दे रखा है, मागा, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने चुनाव में उतरने से पहले यह नारा दिया था, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके तहत उन्होंने यही प्रण लिया था, या जो अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनाव में लड़ने के लिए जितनी भी तेल उत्पादक कंपनियां हैं, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को फंड दिया था। और इसलिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा जो भी ऑयल्स है उनको निकालने का प्रयास करेगा, चाहे कार्बन उत्सर्जन बढ़े, उनको जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि जितना भी उन्हें प्राकृतिक संसाधन है उन्हें उपयोग करने का उनका अधिकार है। ठीक उसी तरह उसी के आधार पर वेनेजुएला पर झूठे आरोप लगाए, और झूठे आरोप, ड्रग तस्करी का आरोप लगाकर वेनेजुएला के जो नीचे भूमिगत ऑयल भंडार थे, रिजर्व, उनको निकालने का प्रयास किया, क्योंकि वेनेजुएला के पास उस प्रकार की बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है जो ऑयल्स को निकाल सके। तो अमेरिका की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जिन कंपनियों ने या जिन कंपनियों के मालिकों ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जीतने के लिए फंड दिया था, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उन कंपनियों के मालिकों को वेनेजुएला की जो धरती है वहां पर ऑयल निकालने के लिए, या वहां पर ऑयल निकालने के लिए उनको प्रेरित करेंगे, और वहां पर उनको पूरा जो कब्जा वाला क्षेत्र है वो उनको देने का प्रयास करेंगे, उनका साफ उद्देश्य है। इसलिए आपने देखा होगा 8 एक महीने पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट और एलन मस्क के बीच में भी थोड़ी मतलब लड़ाई है या थोड़ी बयानबाजी देखी गई थी, क्योंकि एलन मस्क जैसे स्पेस एक्स का मालिक है और ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं एलन मस्क। तो जैसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट ने चीन के ऊपर टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया 145% का, तो फिर जो एलन मस्क को लगा कि अगर चीन से जो चिप बनते हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनते हैं ईवी कारों के लिए, वो अगर अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं होते हैं, तो जो उनकी इलेक्ट्रिक कार है जैसे टेस्ला है और भी बहुत सारी है, उनको नुकसान हो जाएगा।
और इसलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट के विरोध में चले गए एलन मस्क, और इसलिए इस प्रकार की कंडीशन बन गई थी। लेकिन एलन मस्क वापस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़ गए हैं, और एलन मस्क ने तो यहाँ तक अपनी अलग पार्टी अमेरिका अमेरिका क्रांति करके पार्टी भी शुरू कर दी थी कि वो अमेरिका के नेक्स्ट वाले चुनाव में अलग से पार्टी तैयार करके चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो नहीं पता आगे आने वाले, क्योंकि उनका अभी तो एक कार्यकाल 1 साल का पूरा हुआ है, आगे अभी 3 साल का कार्यकाल उनका बाकी है। न जाने दुनिया में किस प्रकार की या दुनिया को किस प्रकार की स्थितियों से सामना करना पड़ेगा, वो तो आगामी समय में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी उन्होंने साफ तौर से कह दिया है। और जो अभी दावोस बैठक थी उससे जाने से पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जो कनाडा है उनको भी अपने अमेरिका के जो पार्ट वाला है या पूरा पूरा जो उत्तरी अमेरिका है उनको अमेरिका का ही मान लिया है, मतलब ये सब अमेरिका के हिस्से हैं या अमेरिका के प्रांत मान लिए। तो ये बहुत बड़ी दुनिया के देशों के लिए बेइज्जती भी। और जो या दुनिया के नेता अमेरिका के राष्ट्रपति या उनके किसी बयान के साथ उनके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, तो उनको सख्त किसी न किसी कार्रवाई से या किसी न किसी उस देश के ऊपर भी मतलब कोई न कोई आर्थिक या टैरिफ लगाने का प्रयास करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। जैसे अभी यूओ को धमका कर कहा था कि अगर तुमने ग्रीनलैंड मेरे को लेने से या इनके विरोध में आए तो मैं 1 फरवरी 2026 से यूए पर 10% टैरिफ लगा देता हूँ। इसके बाद भी नहीं मले तो 1 जून से 25% टैरिफ देना पड़ेगा। तो इस तरह से टैरिफ के माध्यम से दुनिया के देशों को धमकाकर अमेरिका पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व वापस कायम करना चाहता है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा, हिंद महासागर में एक मॉरिशस के पास एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है चागोस द्वीप, और उसी के अंडर में आता है या उसी के पार्ट वाले में एक छोटा सा एक और चागोस के अंदर ही छोटा या चागोस द्वीप के अंदर ही छोटा सा एक और द्वीप है जिसको डियोगो गार्सिया बोलते हैं। जिसको जब इंग्लैंड वालों ने भारत पर कब्जा या जितने भी पूर्वी देशों पर ब्रिटेन ने अधिकार किया था, ठीक उसी समय ही वो जो चागोस द्वीप था वो ब्रिटेन के अधीन था। तो जैसे लगभग 20वीं सदी के मध्य तक ब्रिटेन ने दुनिया के सभी देशों को आज़ाद कर दिया था, लेकिन जो हिंद महासागर में जो डियोगो गार्सिया वाला पार्ट है, जो द्वीप है, उनको अभी भी ब्रिटेन ने अपने पास रखा है। तो ब्रिटेन की संसद है जो उनमें यह अभी बात चली थी कि एक विधेयक पारित करके अधिनियम बना करके जो चागोस द्वीप है या डियोगो गार्सिया वाला पूरा पार्ट है वो मॉरिशस को दे देना चाहिए। और शायद ये बिल पास भी नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ बात रखी गई है। तो अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनको यहाँ तक कह दिया है कि यह आपका मूर्खतापूर्ण कार्य है अगर वो मॉरिशस को दे देंगे, क्योंकि क्योंकि इस बात का समर्थन भारत ने भी किया था, क्योंकि भारत का भी मॉरिशस में यहाँ अपना सैन्य मतलब हवाई अड्डा है जहाँ पर लगभग भारतीय सैनिक उपलब्ध रहते हैं, और वर्तमान में अमेरिका का वहाँ बेस भी है। वहाँ पर अमेरिका के लगभग 3,000 सैनिक वहाँ हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। और अभी जो ईरान वाला मुद्दा हुआ था, ईरान में जो आंदोलन हो रहे थे, तो ईरान में जैसे आंदोलन हो रहे थे तो अमेरिका बार बार उनको धमका रहा था। तो अमेरिका का जो खाड़ी वाला देश है या हिंद महासागर है, वहाँ से सैनिक ईरान पर हमला करने के लिए तैयार रहते थे। तो ये अमेरिका के लिए सामरिक रूप से अमेरिका अपने आप में उसका बहुत बड़ा महत्व मानता है, और चीन से प्रतिरोध या चीन से प्रतिस्पर्धा के संबंध में वो इसको हमेशा अपने पास रहना या रखना चाहता है। और आगामी जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से कहा है कि वो देना नहीं चाहिए, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ब्रिटेन की संसद में वो अधिनियम पारित नहीं होगा, और वो हमेशा के लिए वो पार्ट वापस हिंद महासागर का जो चागोस द्वीप है, डियोगो गार्सिया वाला पार्ट है, वो ब्रिटेन के पास ही रहेगा। और ब्रिटेन से समझौता करके किसी न किसी रूप में अमेरिका वो परमानेंट या स्थायी रूप से उस पर कब्जा करने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से आज मैंने बात करी अमेरिका के बारे में, क्यूबा के बारे में, बहुत सारे जो भी करंट संबंधित जो भी जानकारी थी वो आपको देने का प्रयास किया। तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें,
शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे और भी बहुत सारे जो इंटरनेशनल करंट संबंधित या बातें रहेंगी वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। यह शायद आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी जानकारी भी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे कुछ एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे 2018 का आरएस का मेंस हुआ था, वहाँ पर सीधा एक शब्द दिया था डियोगो गार्सिया। तो ये भी जो करंट में चल रहा वही मुद्दा है। हिंद महासागर में स्थित एक छोटा-सा द्वीप है, जहाँ पर अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डा है बना हुआ है और अमेरिकी सैनिक वहाँ परमानेंट रहते हैं। आपने अफ़गानिस्तान में जब तालिबान का कब्ज़ा था तो अमेरिका पूरा वहीं से कंट्रोल करता था। जो अमेरिकी सैनिक थे वो वहाँ पर भी थे, लेकिन हिंद महासागर में भी थे। अगर मतलब हवाई हमले करने पड़ते हैं तो वो डियोगो गार्सिया वाला पार्ट है, वहीं से अमेरिकी सैनिक की उड़ान भरते थे। तो या बढ़ते हैं वर्तमान में भी। तो इस प्रकार की जानकारी हम आपको आगे भी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।